नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी अस्पतालों तक। दरअसल मौत का ऐसा दामन फैला हुआ कि हर कोई निर्दोष आदमी उसकी गिरफ्त में आता है। कल ही की बात है, जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आगजनी की घटना हुई और उसके चलते 10 लोगों की मौत हो गई। अब ये जो निर्दोष लोग थे बेचारे, वो जो मौत की बलि चढ़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सिर्फ 3 मुद्दों पर बात को केंद्रित करेंगे कि इस सिस्टम में सिस्टम सो रहा है और जनता मर रही है। दूसरी बात यह कि अगर नर्सिंग होम है तो उनका पंजीयन होता है, तो फिर नगर निगम क्या देखती है? क्या वो सिर्फ हफ्ते वसूली और इसके अलावा दूसरी सुविधाओं में लगी रहती है? क्योंकि अगर नगर निगम इस पर कार्रवाई करती तो ये जो मामला है शायद ये नहीं होता है। इसके अलावा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं जिले के, विभाग क्या कर रहा है और उससे भी ऊपर जिला प्रशासन क्या कर रहा है? 3 मुद्दों पर यह केंद्रित होगा, क्योंकि इसके पहले देश भर में सबको हिला देने वाली घटना हुई थी। सूरत के कोचिंग सेंटर में 23 छात्रों की मौत हो गई थी अग्निकांड के चलते। तब से थोड़ा हल्ला मचा और फिर हमेशा की तरह जब घटना होती है तो थोड़ा सा अचेत अवस्था का तंत्र सिस्टम अलसाया सा थोड़ा सा कुनमुनाता है। उसके बाद वापस वो गरीब में सो जाता है, क्योंकि उससे बदले में मिलती है भ्रष्टाचार की अफीम, महीना, हफ्ता, ये तमाम चीज़ें। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, आखिर जबलपुर की जो घटना है उससे मध्य प्रदेश का सिस्टम जागा क्यों नहीं, तंत्र क्यों नहीं जागा? क्योंकि किसी मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर सिस्टम ही जागेगा तो ये हादसे होते रहेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत मानवता से जुड़ा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिले सीहोर से जुड़े हैं रघुवर दयाल गोहिया जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी जी। इनका भी वास्ता भोपाल के साथ साथ जबलपुर से भी है। तो सबसे पहले संजय जी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आऊँगा चैतन्य भट्ट जी के पास। वो इस पूरे मामले को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। आपको लगता है संजय जी कि ये जो घटना है, क्या अगर नगर निगम, सीएमओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये सब जाग रहे होते तो ये हादसा शायद घट नहीं पाता या बच जाते लोग? आपकी राय? देखिए, ये घटना वाकई बहुत दुखद है और मैं समझता हूँ कि प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, और सरकार चिंता कर भी रही है। लेकिन इस बीच में अपडेट ये आया है कि जबलपुर में जो हॉस्पिटल है उस पर जो संचालक है मुकदमे दर्ज हो गया और उनका लाइसेंस भी सरकार ने निरस्त कर दिया है, और एक कमेटी बना दी मुख्यमंत्री ने 5 सदस्यीय, वो उसकी जांच करेगी जी। तो अब जब चिंता सरकार की है, जब कोई घटना होती है, तो मैं बड़ा आश्चर्य हूँ कि जब कोई भी घटना होती है, आपने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया, बस सारी घटनाओं का समाहित करते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर जब कोई घटना होती है, जब बड़ी बड़ी मौतों का सिलसिला जब बढ़ता जाता है, तब सरकारें जागती हैं, और सरकार का जो तंत्र है, यानी जो प्रशासन है, नगर निगम है या स्वास्थ्य विभाग है, वो कहाँ जाता है? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब घटनाएं होती हैं, जो आपने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया, मैं सभी घटनाओं में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, चाहे वो कोचिंग क्लास हो, चाहे हॉस्पिटल हो, और जबलपुर का तंत्र या जबलपुर जैसे और शहर भी हैं जो कोरोना के बाद से इतने सारे हॉस्पिटल, जो कभी होटल थे वो अब हॉस्पिटल हो गए हैं, क्योंकि उनको कमाई का साधन दिख रहा था उस समय भी और अब भी, कि अभी कोरोना चल रहा है तो शायद हमको ज्यादा लाभ मिल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा तंत्र जो है, जो उसके पीछे जांच का बिंदु तय करता है या जो मॉनिटरिंग करता है, स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम है, जिला प्रशासन है। ये क्या कर रहे हैं? मतलब ताजुब का विषय कि इतनी बड़ी घटना हो गई, एक हॉस्पिटल के बहुत सारे सिस्टम नियमों से विरुद्ध हैं, उसके बावजूद कार्रवाई तो अब होगी, क्योंकि अब तो बड़ी घटना सामने आ गई। लेकिन जब वो स्थापित हुआ था तब उसकी सारी जांचें क्यों नहीं हुई? जिला प्रशासन, फायर एनओसी होती है, जिला प्रशासन की एनओसी होती है, नगर निगम की एनओसी होती है, सरकार एनओसी देती है, सारी तंत्र अब क्यों जाग रहे हैं? ये सबसे बड़ा विषय है। और उन सबकी निगरानी होती है बकायदा, उनकी समय सीमा तय है कि 3 महीने में, 1 महीने में उसकी जांच होगी, निगरानी होगी, और उसमें वो अधिकारी उसमें अपनी रिपोर्ट लगाएगा। तो मैं बहुत सारी बातें, लेकिन चैतन्य भट्ट जी, दरअसल इस पूरे मामले में गुनहगार कौन है? क्योंकि जान चली गई, 10 लोग चले गए। एक बहुत ही दिल दुखाने वाली, माने बहुत मार्मिक घटना जिसको पढ़कर मुझे आंख में आंसू आ गए, वो ये कि एक वहां कर्मचारी है जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई, उसकी 3 बहनें हैं, उसके पिता नहीं है,
और उसकी मौत हो जाती है। उसकी 6 महीने का एक बच्चा है, उसकी इकलौती 3 बहनों में से एक छोटी बहन ने उसको मुखाग्नि दी है। तो ये जो घटनाएं दिल को हिला देती हैं। आप कार्रवाई कर देंगे लेकिन लगातार मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि सूरत की घटना के बाद मध्य प्रदेश के कोचिंग सेंटरों में कुछ थोड़ी सी हलचल तो हुई, लेकिन इसके बाद कोई देखता नहीं है कि वो कोचिंग सेंटर में सैकड़ों हजारों बच्चों की भीड़ पढ़ने आती है। फायर सिस्टम कैसा है? अस्पतालों में इलाज के लिए मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन वहां जान बचाने की सुविधाएं कितनी है? भोपाल का मैं जिक्र करूंगा एक छोटा सा, कि कमला नेहरू हॉस्पिटल सरकारी है, वहां आग लगी, बहुत सारे बच्चे मर गए, लेकिन जांच कमेटी हुई, किसी को सजा नहीं होती है, कोई सस्पेंड भी नहीं होता, और सस्पेंशन वैसे कोई सजा भी नहीं, क्योंकि वो बहाली हो जाती है। चैतन्य भट्ट जी, आपका तजुर्बा बहुत बड़ा है, क्या इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में कल से ही अभियान नहीं चलना चाहिए था, अस्पतालों की, नर्सिंग होमों की जांच का, निगरानी का, कि वहां ये सब सिस्टम ठीक से है नहीं? शमशान वैराग्य भी अब लगता है कि तंत्र को नहीं रहा है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए आप। जिस शहर में घटना हुई है जिसमें 8 लोग बेवजह मारे गए, जो अपनी जान की सलामती के लिए अस्पताल में भर्ती होने आए थे, उनको शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि वो मौत कुएं में जा रहे हैं। सबसे पहले तो जबलपुर में भी ताबड़तोड़ कार्यवाही होना चाहिए थी। कल शाम के बाद से आज 24 घंटा हो गया है, आज तक किसी एक भी अस्पताल में ना प्रशासन का कोई नुमाइंदा गया है, ना स्वास्थ्य विभाग का कोई नुमाइंदा गया है। ऐसे 50 अस्पताल हैं जो 1,000 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं, जिनमें ना एग्जिट का रास्ता है, एकमात्र रास्ता है 10 फुट का, जिसमें से आप आ सकते हो, वहीं से जा सकते हो। पीछे बिल्डिंगें बनी हैं, अगल बगल बिल्डिंगें बनी हैं। ऐसे बहुत से अस्पताल हैं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहीं कम से कम 5 अस्पताल एक दूसरे से सटे हुए हैं, जिनमें सिर्फ एक दरवाजा है बाहर निकलने के लिए। छोटी छोटी सकरी सीढ़ियां हैं, जिसमें से अगर कोई घटना हो जाती तो उसमें से 2 व्यक्ति एक साथ नहीं निकल सकते। इसके बावजूद सारे प्रशासन तंत्र और शासन तंत्र आंख मूंद के बैठा हुआ है। जिस अस्पताल की ये घटना हुई है वो 1800 स्क्वायर फीट का एक अस्पताल था, जिसमें सिर्फ एक 12 या 14 फीट का जो एग्जिट दरवाजा है वो था। इसके अलावा ना उसमें कोई नाम्स की ना कोई नाम्स की वो की गई थी, ना जो कुछ आवश्यक चीजें होती हैं अग्निकांड से बचने के लिए उनकी कोई व्यवस्था थी। 5000 लीटर का एक ऊपर टैंक जरूर होना चाहिए किसी भी अस्पताल में, वो भी नहीं था जी। दूसरी बात, जो सीएमएचओ हैं जबलपुर के, उन्होंने आज दोपहर में आपके ही IND 24 पे एक बयान दिया था कि जब वो आए थे एप्लीकेशन लेके तो मैंने कागजात देखे थे, सारे कागजात पूरे थे। तो क्या सिर्फ कागज के आधार पे आपने लाइसेंस दे दिया? आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए वहां नहीं जाना था? प्रशासन हो या जो भी सीएमएचओ है, उनको वहां जाके देखना नहीं था कि जो कागज वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो कागज सही है कि नहीं है? अगर आप वहां फिजिकल वेरिफिकेशन करते तो आपको समझ में आ जाता कि ये अस्पताल यहाँ नहीं चलाया जा सकता। लेकिन पैसे की चकाचौंध में जो प्रशासन तंत्र है वो पूरी तरह से हर चीज से आंख मूंद लेता है। ऐसे एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जबलपुर में एक गैलेक्सी हॉस्पिटल था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उस समय सारा स्टाफ जो है छोड़ के भाग गया मरीजों को। पुलिस वालों ने व्यवस्था की ऑक्सीजन की और उनको ऑक्सीजन लगाया। उस मामले में कायमी हुई। उसके बाद उस अस्पताल के संचालक ने 10 लाख रुपया रेड क्रॉस में दान दे दिया और वो आज भी धड़ल्ले से अस्पताल भारी भीड़ के साथ चल रहा। तो ये जो तंत्र की जो व्यवस्था है, अभी आप देखिए कि पहले ऑडिट करने की बात कही थी सरकार ने कि जितने भी अस्पताल होंगे उनका फायर ऑडिट होगा, लेकिन किसी में भी फायर ऑडिट नहीं हो रहा। नगर निगम की जिम्मेदारी ये होती है कि वो जाके देखे वहां पे कि जो लेआउट किया गया है वो कैसी बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग नहीं है, उसमें रास्ते हैं कि नहीं है। लेकिन नगर निगम ने भी कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने एक नोटिस दे दिया, सीएमएचओ ने कह दिया मैंने भी नोटिस दे दिया। अरे भाई, नोटिस देने के बाद अगर 7 दिन में वो नहीं देता उत्तर, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती? देखिए क्या होता है कि इन बड़े पदों पर कोई योग्यता के आधार पर तो नियुक्ति होती नहीं है। ये नियुक्तियां जो होती हैं निश्चित तौर पे बड़े बड़े राजनेताओं के जो खास लोग होते हैं उनकी नियुक्ति इन पदों पर होती है और वो पैसा दे के आते हैं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। और फिर वो पैसा जो है वो इस तरह की घटनाएं जो होती है, इस तरह के अस्पताल हैं जो उनसे वसूल किया जाता है। कोई भी अस्पताल अगर डॉक्टर खोलता है तो वो पहले से तय कर लेता है, अपना बजट बना लेता है
कि मुझे सीएमएचओ को कितना पैसा देना पड़ेगा, मुझे नगर निगम में कितना पैसा देना पड़ेगा, मुझे प्रशासन को कितना पैसा देना पड़ेगा, अन्य जो जांचकर्ता आएंगे उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये पूरा बजट उसके पास रहता है। और वो बजट जो वहां पे आते हैं मरीज, उनसे वसूल किया जाता है। तो ये बहुत ही दुखद है। बिल्कुल। अभी देखिए, आप जो कह रहे थे कि प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो जबलपुर में ही कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अस्पताल खंडहर हो चुका है, जहाँ पे कुछ नहीं बचा है, उसका पंजीयन लाइसेंस या पंजीयन उसका रद्द भी करते, उससे क्या फायदा होने वाला है? तो बहुत ही हास्यास्पद कार्यवाहियां होती हैं। आप देखिए कि 4 जो डॉक्टर थे जो उनके पार्टनर माने जाते हैं, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो गया 304 और 308। वो चारों के चारों फरार हैं। एक गरीब आदमी जो 8-10 हजार रुपए की वहां पे नौकरी करता था, मैनेजर, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अगर कोई आम आदमी भाग जाता तो पुलिस वाले उसके पूरे परिवार को थाने में बैठा लेते, लेकिन इन डॉक्टरों के किसी परिवार वालों को तो नहीं बुलाया गया, ना बताया गया कि आपके परिवार के जो डॉक्टर हैं वो कहाँ हैं। तो ये सब जो बिल्कुल चेतन जी, दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दरअसल इन सब के अलावा पैसे धेले और इनके अलावा एक मानवीयता भी होती है और एक दुआ बदुआ भी होती है। जो लोग कागज का पेट भर के पैसे खा रहे हैं, जिनका आपने जिक्र किया कि ये जो नर्सिंग होमों का लाइसेंस देते हैं, नगर निगम वाले मॉनिटरिंग नहीं करते हैं और कागज़ पर सब कुछ चीज़ें पक्की करते हैं, लेकिन जब ये मौतें होती है, किसी का परिवार उजड़ जाता है, किसी के घर की अगर हम बात करें तो उसके बेटे चले गए। जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक लड़का जो अपने परिवार में इकलौता था, उसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, 6 महीने का उसका बच्चा है, घर में उसके पिता पहले से दिवंगत थे, 3 बहनें हैं, एक छोटी बहन ने उसको मुखाग्नि दी, वो भी इस हादसे का शिकार हो गया। तो डर लगता है कि नहीं, अगर कोई भी सुपर पावर है, ऊपर भगवान है, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, क्या उससे डर नहीं लगता? आपने कहा कि कागज पर सब कुछ ठीक था, हमने परमिशन दे दी, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विभाग के मंत्री हैं, उनके पास हो सकता है कि बहुत सारा काम होता है, लेकिन जो अधिकारी लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, जो पूरा सिस्टम जिस पर करोड़ों रुपए वेतन पर खर्च हो रहा है, आखिर वो क्या कर रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीहोर से जुड़ गए हैं रघुवर गोहिया जी। रघुवर जी, ये बात, रघुवर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुन रहा हूं। दरअसल सीहोर भोपाल का कभी जिला हुआ करता था, सवाल कस्बे का नहीं है। जो स्थितियां जबलपुर की हैं, भोपाल की है, सीहोर और सीहोर जैसे कस्बों में भी यही हालत होंगी। आपको क्या लगता है, आपके शहर की क्या हालत है इसमें अस्पतालों को लेकर? मैं पूरी गंभीरता से आदरणीय चेतन भट्ट जी को भी सुन रहा था, संजय जी को भी मैंने सुना। जो स्थिति जबलपुर की है वही स्थिति कमोबेश भोपाल की, वही ग्वालियर की है, और वैसी ही स्थितियां सीहोर जैसे कस्बों की हैं। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 2000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो जैसा अभी बात हो रही थी उनकी जांच की, उनके फिजिकल वेरिफिकेशन की, तो वो सारा का सारा ऑन पेपर होता है, और ऑन पेपर सिर्फ इसलिए होता है कि जो अभी पैसे की बात हो रही थी, निश्चित रूप से एक बड़ा हिस्सा जो है अधिकारी वर्ग को जाता है। मैं उसमें पॉलिटिशियंस को भी जोड़ना चाहूंगा। जो बड़े नेता हैं, या तो उनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, या वो किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से इस तरह के संस्थानों से जुड़े रहते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो। मैं रघुवर जी थोड़ा सा रुकूंगा। हमारे साथ स्टूडियो हमारे एक चिकित्सक अतिथि जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। ये हादसा बड़ा दर्दनाक है, दिल को दहलाने वाला है। रघुवर जी की बात हो जाए पूरी, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी गोहिया जी, बात पूरी करें। एक चौंकाने वाली बात और ये सामने आई है, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था रिपोर्ट। एनसीआर भी हमारे देश की एक संस्था है जो सरकारी इमारतों के इस तरह की घटनाओं को लेकर अपना एक सर्वे रिपोर्ट देती है। तो उसमें सरकारी इमारतों में आग लगने की घटनाओं में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है पूरे देश में, और रिहायशी इलाकों में आग जाने की घटनाओं में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, और उसकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो समस्या है, वो यही है कि अभी भी बात जो हो रही थी ब्यूरोक्रेट्स की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है, उस सरकार की इन ब्यूरोक्रेट्स पर, इन अधिकारियों पर पकड़ जो है, जो जितनी मजबूत होना चाहिए थी, वो पकड़ जो है उतनी मजबूत नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहले तो का खेल चल रहा है। बिल्कुल गोहिया जी, सबसे पहले तो वो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको वहां से रवाना करना चाहिए, क्योंकि
अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि मैंने कागज देखे थे वो सब ठीक थे, इसका मतलब कि आप पहले क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, घटना बहुत दिल दुखाने वाली है, मन को भारी करने वाली है, और ये भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के बाद दूसरी बड़ी घटना जिसमें गरीब और जो बेचारे जान बचाने के लिए जो भर्ती हुए थे उनकी जान चली गई सिर्फ अस्पताल की लापरवाही से। आपकी इसमें राय कि चिकित्सक का मामला नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो पूरा मामला प्रबंधन का है, मैनेजमेंट का है। डॉक्टर तो इलाज कर सकता है, लेकिन डॉक्टर की भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं ये मॉरल ड्यूटी होती है कि वो ये देखे कि अस्पताल में सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फायर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो एक्सपायरी तो नहीं हो गई है। अगर कोई लाइट कनेक्शन लूज है, स्पार्किंग हो रही है, तो ये डॉक्टर की भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। आपको लगता है कि क्या इस तरफ मरीज के साथ साथ इस तरफ भी डॉक्टर को ध्यान देने की जरूरत है अब नई परिस्थितियों में? आपकी राय? बिल्कुल आपने सही कहा, ये अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है। जब हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हम डिस्कशन करते हैं, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आता है कि हम जिस तरह भी दुर्घटनाएं होती हैं हम उसे डील कैसे करें, नंबर 1। दूसरा, वो दुर्घटनाएं हो ही ना, इसके लिए क्या होता है। तो हमारे देश में NABH नाम की एक प्रणाली है जिसमें कि एक्रीडिशन होता है, जिस एक्रीडिशन के बाद हॉस्पिटल को मान्यता दी जाती है कि आप ये हॉस्पिटल रन कर सकते हैं। तो उसका जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसके साथ ही हमारे पास जब स्टेट बॉडी होती है, स्टेट बॉडी अलग अलग तरीके से उन विधि का निर्माण करती हैं और उन एग्जीक्यूशन करती हैं। तो विधि का निर्माण एक हो चुका है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कौन करते हैं? उस एग्जीक्यूशन स्टेट बॉडी के CMHO जो अधिकारी हैं, विजिलेंस हैं, इनके डिपार्टमेंट्स की अलग अलग संभावनाओं के साथ उनकी नियुक्ति की जाती है। सर, इसमें जबलपुर का उदाहरण तो एक उदाहरण है, लेकिन इस तरह से उपहार सिनेमा का आप उदाहरण अगर देखते हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं आपके एक बेड मैनेजमेंट और इंस्पेक्शन सही समय पर नहीं होने की वजह से होते हैं। जबलपुर की बात करते हैं आप, अगर मैं इसमें एक चीज जरूर जोड़ूंगा जी सर, कि ये सब चीजें जो अपन जिक्र कर रहे हैं, तो एक जुमला चल पड़ा है पूरे सोशल मीडिया और समाज के भीतर कि सरकारी नौकर जो है वो काम नहीं करने की तो तनख्वाह लेता है और काम करने का भ्रष्टाचार पैसा लेता है। तो जो आपने विजिलेंस टीम की बात करी है, जो प्रशासन की बात की, आखिर वो मोटी तनख्वाह किस बात के लेते हैं? या तो उनको सबको हटा देना चाहिए। अगर भगवान भरोसे चलना है तो फिर चले, आपकी जरूरत क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ये 1+ के 4 फ्लोर्स थी, जब उसमें कुछ नॉर्म्स थे, इसके नॉर्म्स का बिल्कुल सीधा उल्लंघन है। मैं इनकी बात से बिल्कुल CMHO साहब की बात से वाकिफ नहीं हूं कि उन्होंने इनके पेपर्स को एग्जीक्यूट किया था। अगर किया होता तो जो DG सेट है, यानी कि जो जनरेटर है, वो जस्ट हॉस्पिटल के बाहर नहीं होता, ये कभी भी नॉर्म्स में नहीं है। दूसरा, 1 लाख पानी की जो लीटर की टंकी होती है वो बेसमेंट में होती है, वो भी वहां पर नहीं थी। स्प्रिंकलर और जितने फाइट अलार्म्स थे वो नहीं चल रहे थे। जो उनके रेगुलर NABH के नॉर्म्स के अनुसार जिनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, उनकी कोई ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स, उनके सर्टिफिकेशन, तो किस अधिकार से CMHO साहब उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात होती है कि ये तो हो गया चलिए फायर सेफ्टी के अलग, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी अपना एक वो होता है, नॉर्म्स होते हैं। विद्यांचल भवन में हर जैसे इलेक्ट्रिकल हमारी सप्लाई होती है, उस हर वायर 10 साल में खराब हो जाता है, लेकिन कितने अस्पताल हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं जो 10 साल बाद ये सब चेंज करती हैं, या कितने लोग उसको इंस्पेक्शन कराते हैं? शायद लगभग ना के बराबर। जब दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद फिर हो हल्ला होता है, तब तक हम बहुत देर हो चुकी होती है और 2 दिन बाद सब ठंडा भी हो जाएगा, फिर वापस ठंडा हो जाता है, लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन उनके मन का दर्द कौन? जिन्होंने परिवार खो दिया है, जिन्होंने अपना खो दिया, उनका तो शून्य हो गया, लेकिन उन शून्य की जिन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जब तक हम और आप जैसे मीडिया के प्रबंध के लोग, आप लोग आगे आके स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। हम बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। हम लोगों ने तो जब भोपाल में कमला नेहरू हॉस्पिटल हुआ था कि हादसा हुआ था जिसमें बच्चे मर गए थे आग जाने के बाद, हमने उस मामले को एक मुहिम की तरह चलाया था और ये कहा था कि ये जब तक मसला सुलझेगा नहीं, हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो IND24 कोशिश करता है कि जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी चीजें हैं उसको जरूर लोगों तक पहुंचाता रहे। मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी, सवाल ये है कि कठोर कार्रवाई की जरूरत है। अगर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है और पूरे मध्य प्रदेश में जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, सरकारी अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, नर्सिंग होम में, अगर उन पर अभियान नहीं चलेगा तो हमें लगता है कि ये सिर्फ ऐसी बात होगी कि आज हम रो लिए और कल फिर इसी धंधे में हम लग जाएंगे और फिर कोई हादसा होगा, फिर हम डिबेट करेंगे, सरकार एक कमेटी बना देगी, कुछ लोग
कि सस्पेंशन होगा, 6 महीने बाद बहाली हो जाएगी। तो हमें लगता है कि इस पर बहुत कठोर कार्रवाई की और रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। वैसे सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन आज से फिर यही सवाल उठता है जो सभी ने कहा, जैसे चैतन्य जी ने भी कहा। आज मैं समझता हूं, जैसे मेरे जानकारी में आया कि जो रत्नेश कुररिया सीएमएचओ हैं, उनकी नियुक्ति ही किसी पैसे के आधार पे हुई थी। पहले कोई और था और वो कैपेबल नहीं थे, मगर उनकी नियुक्ति हो गई क्योंकि सरकार के जिन तंत्रों में भी उन्होंने पैसा दिया होगा वो वहां सीएमएचओ बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनको जिस रास्ते से उन्होंने पैसा दिया है उसी रास्ते से उनको कमाना है। वही कारण है कि उन्होंने फाइल देख ली, ओके कर दी, क्योंकि हो सकता है उसमें एक भारी भरकम राशि उनको मिल रही हो, तो उन्होंने कहा ओके ओके डन। लेकिन वो ओके आपका कितनी जान लेके आज क्या हालात बन गए उनके परिवारों में, जिनके घर में उससे मानवता भी माने जो है वो संकट में आ गई है, तार-तार। और सरकार भी जो है मुश्किल में है। सरकार को भी फेस सेविंग करनी पड़ रही है। आखिर वो क्या करे? मुख्यमंत्री कितनी चीजों की बात करेंगे, एक मंत्री कितना देखेगा, लेकिन सिस्टम जो काम करता है, अधिकारी जो तनख्वाह लेते हैं, उनके पास घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, मोटी मोटी उनको तनख्वाह मिलती है, तो वो क्या कर रहा है? मैं लौटूंगा चैतन्य जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं, जो डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी जी ने कहा, उसी पर पूरा फोकस है कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तो अभी तो आप कठोर कार्रवाई की बात करेंगे, लेकिन चलेगा वही ढर्रा जिसका आपने जिक्र किया था कि सब मोटी रकम देके काम चलता है, काम नहीं करने की तनख्वाह और काम करने के पैसा, ये सब चलता है। आपकी राय? मैं तो आपको राघवेंद्र जी अभी आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि किसी पे कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है। 1-2 दिन अखबारों में हल्ला मचेगा, सब कुछ होगा, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इतना पावरफुल तंत्र है ये। और फिर पैसे की ताकत तो सबसे बड़ी है आज के जमाने में। लोग कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं, लेकिन पैसा खुदा से भी कम नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि अभी सबसे पहले जो एक्शन होना था वो सीएमएचओ पे होना था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और वो ठाट से अपनी कुर्सी पे जमे हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो शासन के जो नुमाइंदे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, ये तो एक रटा रटाया जुमला होता है कि किसी भी मामले को अगर दबाना है तो आप कह दो कि साहब जांच होगी और जांच के बाद जो निर्णय आएगा उसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो जब जांच होना ही नहीं है, अब आज चलू 2-4 लोग अधिकारी लोग चले गए, वहां पर देख के आ गए, तो सामने किसी आप आम आदमी से पूछते कि यहाँ अस्पताल बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो बता दे, उस पर जांच की क्या जरूरत है भाई? अगर लोग मर गए, आपने जैसे सरकारी अस्पताल की बात, सरकारी अस्पतालों में एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि इतना बड़ा प्रेमिसेस होता है सरकारी अस्पतालों का कि वहाँ 10 दरवाजे होते हैं, वहां पे इतना बड़ा लॉन होता है कि वहां से अगर कभी ऐसी स्थिति बने तो लोग भाग सकते हैं। लेकिन भट्ट जी, भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल में भी एक बार हादसा हुआ था, 8 नवंबर 2021 की बात है, और वहां भी बच्चों के वार्ड में हुआ था और बच्चे मर गए थे। उसमें 4 बच्चे तो तत्काल उनकी मौत हो गई थी। और वो उसके बाद हमने सूरत का जिक्र किया था कि गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में 23 बच्चे आग से जल के मर गए थे और बहुत सारे बच्चों को लोगों ने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से कूदते हुए देखा था, लाइव फोटोग्राफ थे। तो ये चीजें बताती है कि हादसों के बाद कोई जाग नहीं रहा है, तंत्र भी सो रहा है, समाज भी सो रहा है, और मीडिया में हम जैसे लोग 1-2 दिन बात करते हैं, इसके बाद किसी और काम में जुट जाते हैं, कुल मिलाकर सब सो जाते हैं। जी, नहीं होने वाला, बता रहा हूँ आपको, किसी पे कोई एक्शन नहीं होने वाला, ना नगर निगम पे एक्शन होने वाला है, न सीएमएचओ पे एक्शन होने वाला। अभी संजय ने बताया कि काफी पैसा देके वो, उनके बीच में तो 2 लोग हैं वहां पे, मनीष मस्ता और रजनीश कुररिया, कभी वो सीट पे बैठ जाते हैं, फिर वो ज्यादा पैसा देके आ जाते हैं तो वो सीट पे बैठ जाते हैं। यही दंगल चलता रहता है वहाँ किसी को इस बात की चिंता नहीं कि शहर में कितने अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कोई नाम पूरे नहीं किए गए। अभी तो आप किसी भी अस्पताल में जाकर देखते हैं, अगर बड़े 2-4-10 अस्पताल छोड़ दें, जितने भी शहर में प्राइवेट अस्पताल में, उसमें किसी में भी तो पूरे नाम जी। लेकिन वही है जो आप सिस्टम की बात कर रहे हो कि भ्रष्ट तंत्र है, उसमें ये सब चलता रहता है। मर गए लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों। अगर इतना ही फर्क पड़ता तो सबसे पहले एक्शन होता, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस ने भी एक मामला दर्ज कर दिया कि साहब हम उनकी खोजबीन कर रहे हैं, अब सब मिलके क्या होता है, क्यों जमानत करवा लेते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कह नहीं सकते आप इस बारे में। इसलिए मुझे तो लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल गोहिया जी, ये जो विचार है कि लोग इतने नाउम्मीद हो रहे हैं कि कुछ होगा नहीं, पहले से ही पता रहता है, ये स्थिति और भी खतरनाक है। आग से तो मर गए 10 लोग, लेकिन इस जो विचारधारा है कि कुछ होगा नहीं, कितने भी लोग मर जाएं, ये सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है, ये ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई करके कम से कम जो ये मानसिकता बन रही लोगों की कि इस भ्रष्टाचार के दौर में किसी को कुछ बिगड़ता नहीं, भले किसी की जान चली जाए, कोई मार डाले या मर जाए। आपकी राय?
बिल्कुल सही है। ये भ्रष्टाचार इस तंत्र पर इतना हावी हो गया है कि आप किसी भी रूप में बिना पैसे के लेन देन के आप जी। कोई भी काम की कल्पना नहीं कर सकते। आपको अभी याद होगा हमीदिया हॉस्पिटल के जो अधीक्षक थे, जिन पर कुछ वहाँ जी। के महिला स्टाफ ने गंभीर आरोप लगाए थे, जी तो वो काफी समय तक मामला चलता रहा। भला तो ये हो कि जो भोपाल संभाग के कमिश्नर है गुलशन बामरा, उन्होंने उस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया और सिर्फ इतना हो पाया कि उन अधीक्षक को बदल के दूसरे डॉक्टर को वहीं पे बिल्कुल उनको नियुक्त कर दिया गया। तो कुल मिला के लेकिन इतनी गंभीर घटना, इतना गंभीर मामला है, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो जो प्राइमा फेसी पे प्रथम दृष्टया जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो एक नजीर बन सके। वरना तो हाथ से होंगे, हम बहस मुबाहिसा करेंगे और फिर नई कोई बात हो जाएगी। मैं तो एक पुराना विज्ञापन था कि पूरे घर के बदल देने चाहिए। अगर कहीं हादसा होता है तो उस पूरे महकमे के जो टॉप पोजीशन के लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, हेल्थ सेक्रेटरी हो और सीएमएचओ की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनको बदला जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद फिर कुछ लोग सतर्क हो सकते हैं। समय की कमी है चारों जी। मैं बस इसमें सिर्फ एक बात ही जोड़ना चाहूंगा जी कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, तो जो भी जिम्मेदार नेता है उस पर भी कार्रवाई हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आखिरी में कि सब कुछ होने के बाद दो चीजें होती है, दुआ और बद्दुआ। अगर बेकसूर बेगुनाह लोग मर रहे हैं सरकार की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से, तो फिर वो जो आप गुनाह कर रहे हैं इसकी सजा जरूर मिलती है। आगे पीछे परिवार को आपको कम से कम भगवान से डरिए और किसी की बेवजह जान लेने से डरिए। कुल मिलाकर इतनी बात। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा, सभी मेहमानों का धन्यवाद की चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।